हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं बाल विकास के फिर से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके रिक्वेस्ट पर थे। आई होप आप सभी ने इससे पहले का वीडियो देख लिया होगा और जो पहली बार चैनल पर आए हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को समझाइए या बचपन में सामाजिक विकास क्यों ज़रूरी होता है। ये किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, जन्म लेते ही बच्चा या बालक समाज में विकसित नहीं होता है, उसका सामाजिक विकास नहीं होता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता जाता है समाज के साथ जुड़ता जाता है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें बच्चा समझ के साथ संवाद करना, दूसरों के विचारों को समझना, नियमों का पालन करना और सहयोग की भावना विकसित करना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा स्कूल और अपने सहपाठियों से, परिवार से सामाजिक व्यवहार सीखता है जो कि उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। प्रारंभ में उसका जो सामाजिक विकास है वह तीव्र गति से होता है, लेकिन फिर इस विकास में कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वह खेलकूद, समूह गतिविधियों और बातचीत के माध्यम से नेतृत्व, सहनशीलता, अनुशासन आदि चीज़ें समाज से सीखता है। इस कार्य में माता पिता बच्चों के मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। यदि बच्चों को सही समय पर सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए तभी बच्चा एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक बन सकता है। तो ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जीवन की नींव रखने जैसा होता है। ये आंसर आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है। तो बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूढ़िवादिता का अर्थ देखेंगे। तो रूढ़िवाद या रूढ़िवादिता से आशय उन परंपरा और रीति रिवाजों से है जो कि सामाजिक मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जिनका समाज में अज्ञानतावश अनुकरण किया जाता है। यह व्यक्ति या समाज को परिवर्तन स्वीकारने से रोकता है और नई सोच को दबाता है। रूढ़िवादिता चहुमुखी विकास में बाधक तत्व है। परंपरागत विश्वास हो या प्रथाओं से चिपके रहना रूढ़िवादिता कहलाता है। आपने देखा होगा अभी भी समाज में कहीं न कहीं रूढ़िवादिता चलती आ रही है। अब हम देखते हैं रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम। तो सबसे फर्स्ट है, रूढ़िवादिता का सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। जो रूढ़िवादिता होती है वो समाज को आगे नहीं बढ़ने देती है। फिर सेकंड है, रूढ़िवादिता के कारण शिक्षा संबंधित योजना का लाभ बालक बालिकाओं को समान रूप से नहीं मिल पाता है। देखा है जो पुराने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को नहीं पढ़ाओ। फिर है जातिवाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं रूढ़िवाद सोच का ही परिणाम है। फिर नेक्स्ट है, रूढ़िवादिता के आर्थिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। जो पुरानी पंथी चीज़ चली आ रही है उससे हमारी आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। फिर है, रूढ़िवादिता वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे नहीं बढ़ने देती है, वो समाज में कुछ नई चीज़ें नहीं लाने देती है। फिर है नेक्स्ट, रूढ़िवादिताएं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सोच और आत्मनिर्णय की क्षमता को सीमित कर देती है, वह उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। फिर नेक्स्ट है, रूढ़िवादिता समाज में अंधविश्वास फैलाती है। और लास्ट है, रूढ़िवादिता सामाजिक समानता और विकास के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। तो ये थे रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम। आपको आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। रात को 12 से 1 बजे तक लाइट ही नहीं थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगाव के मानसिक घटकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लगाव का अर्थ देख लेते हैं। तो लगाव एक गहरा और स्थायी भावात्मक संबंध है जो कि मानसिक दशा, कार्य एवं व्यवहार से होता है।
लगाव के मानसिक घटक निम्न हैं। फर्स्ट है सुरक्षा लगाव की स्थिति उत्पन्न करती है। बच्चे को या व्यक्ति को जहाँ सुरक्षा मिलेगी उन्हीं से उन्हें लगाव होता है। सेकेंड है लगाव सहानुभूति और आत्मविश्वास के विकास में महत्वपूर्ण होता है। फिर थर्ड है लगाव भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। आप चाहे तो इसे डिटेल में थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन बढ़ा सकते हो। फिर नेक्स्ट है लगाव विश्वास और आश्रय की भावना उत्पन्न करता है। फिर अगला है लगाव संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। फिर है लगाव उन व्यक्तियों से होता है जो बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। फिर नेक्स्ट है बालक उनसे लगाव करता है जिनसे उनकी क्रियाओं को समर्थन मिलता है। आपने देखा होगा यदि हम बच्चों को डांटेंगे मारेंगे तो वो हमसे दूर हो जाता है, लेकिन उन्हें जो लाड़ प्यार करता है उनसे उनका ज़्यादा लगाव होता है। फिर अगला है चिंतन का स्वरूप लगाव के स्वरूप को निर्धारित करता है। फिर नेक्स्ट है लगाव व्यक्ति या बालक को मानसिक तनाव से राहत दिलाता है। और लास्ट है लगाव मॉडल का रिलेशनशिप विकसित करता है। मीन्स जहाँ उन्हें सुरक्षा सब कुछ मिलती है तो आगे चलकर वह व्यक्ति उसका मॉडल बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बीच में लाइक ज़रूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो भाषा विकास है उसको कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार और परिवेश, परिपक्वता, स्वास्थ्य, प्रोत्साहन और प्रेरणा, शारीरिक और मानसिक विकास, निर्देशन, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति, शिक्षा और विद्यालय का वातावरण, ये सारे कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले परिवार और परिवेश को समझते हैं। बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया उनके परिवार और उनके आसपास के वातावरण या परिवेश से ही शुरू होती है। जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं, मीन्स परिवार में व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, तो वो बच्चा भाषा अच्छे से सीख लेता है। लेकिन इसके विपरीत अच्छे संबंध नहीं होते हैं तो उन्हें भाषा संबंधित अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो घर है, परिवार है, हमारे आसपास का वातावरण है, वह भाषा विकास को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट कारक है परिपक्वता। तो परिपक्वता भी भाषा विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। भाषा विकास के लिए जीभ, होठ, फेफड़े, स्वर यंत्र, मस्तिष्क, तालु, दांत आदि की परिपक्वता बहुत ज़रूरी है। ये सारे अंग परिपक्व होंगे तभी बच्चा भाषा अच्छे से सीख पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि बच्चा लंबे समय तक बीमार रहता है तो उसके स्वास्थ्य के कारण उसकी भाषा का विकास कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बच्चे का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है प्रोत्साहन और प्रेरणा। बच्चों को समय समय पर अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए और हमें उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मीन्स उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, जिससे उनका भाषा विकास अच्छे से होता है। यदि हम बच्चे को उसके अच्छे कार्य पर पुरस्कृत करेंगे तो वो और अच्छे से सीखेगा। फिर है निर्देशन। बच्चों के भाषाई विकास में माता पिता, परिवार, शिक्षकों का निर्देशन बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चों को समय पर निर्देशित करते रहेंगे तो उनका भाषा विकास तेज़ी से होगा। तो ये थे भाषा विकास के प्रभावी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक समावेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हो ये लास्ट 3 से 4 साल में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, मीन्स ओल्ड पेपर के ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। शैक्षिक समावेशन का अर्थ है सभी छात्र छात्राओं को एक समान गुणवत्तापूर्ण और सहभागी शिक्षा प्रदान करना, ये होता है शैक्षिक समावेशन। तो शैक्षिक समावेशन के कई प्रकार हैं, जैसे सामाजिक समावेशन, बौद्धिकता संबंधित समावेशन, शैक्षिक समावेशन,
आर्थिक समावेशन, भिन्नता संबंधित शैक्षिक समावेशन, शारीरिक और क्षमता संबंधित समावेशन, ये सारे समावेशन के प्रकार है। अब इन्हें हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक समावेशन क्या होता है? शैक्षिक सामाजिक समावेशन का मुख्य उद्देश्य होता है सभी वर्गों जैसे पिछड़ा वर्ग, जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित आदि के बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। फिर सेकंड है बौद्धिकता संबंधित समावेशन। ऐसे बालक या तो वो मानसिक रूप से पिछड़े हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में असक्षम है या फिर सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली है। ये सब बौद्धिक रूप से भिन्न बालक की श्रेणी में आते हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था बौद्धिकता संबंधित समावेशन के अंतर्गत होती है। तो ये था बौद्धिकता समावेशन। फिर अगला जो समावेशन है वह है शैक्षिक समावेशन। शैक्षिक समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को लिंग, भाषा या अन्य भिन्नता हो, समान और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें बच्चों को शिक्षा पाने का समान अवसर मिलता है। यह शिक्षा के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को कम करता है। यह होता है शैक्षिक समावेशन। अगला समावेशन है आर्थिक समावेशन। आर्थिक समावेशन का मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे गरीबों, ग्रामीण महिलाओं, अल्पसंख्यक आदि को वित्तीय प्रणाली में शामिल करना है। उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है, जैसे पेंशन, बीमा, आधार कार्ड से बैंकिंग सुविधा, ऋण, ये सारी सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये था शैक्षिक समावेशन के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियमों, मूल्यों, व्यवहारों आदि चीज़ों को सीखता है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होता है। ऐसे में जो खेल है वह बच्चे में या बालक में रचनात्मक, सृजनात्मक, स्फूर्तिदायक और स्वतंत्रता और आत्मप्रेम की भावना जागृत करते हैं। एक बच्चा यदि पूरे दिन भी खेलेगा तो वो थकता नहीं है। खेल क्रिया के द्वारा बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति का अवसर जागृत होता है, उसमें आत्मविश्वास आता है और खेलों के माध्यम से सामूहिकता की भावना, नियमों का पालन करना, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, नेतृत्व की क्षमता, संवाद कौशल आदि चीज़ें विकसित होती है। तो इस प्रकार जो खेल है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वह बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।